नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था मेंडल, उनसे रिलेटेड लॉज, डोमिनेंट ट्रेट के बारे में, रेसेसिव ट्रेट के बारे में, यानी सारी बातें हेरिडिटी को लेकर हुई थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का गहरा संबंध है। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब जैसे हम ये बात करें, क्या रिप्रोडक्शन का रोल है हेरिडिटी में? क्या इवोल्यूशन का रोल है रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी में? बिल्कुल है। आइए हम बात करें कि कैसे है। विकास, हमने देखा है कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती हैं। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करें। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, आपको वेरिएशन मिलेंगे ही मिलेंगे। हमने पिछली कक्षा में इन सभी बातों पर चर्चा किया है। जैसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल गैमेट मिलके जो जाइगोट बनाते हैं, उसमें आपको कुछ चेंजेस, वेरिएशन मिलेंगे ही। अब वेरिएशन क्या है और क्यों है और कैसे होता है? यानी कि वेरिएशन लीड्स टू स्पीशीज। अगर नए स्पीशीज़ की हम बात करते हैं, दैट मीन्स स्पीशिएशन, तो वो है क्या? नए स्पीशीज़ कैसे बनते हैं? क्या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं? अंदर के चेंजेस हैं या बाहर के चेंजेस हैं? अब इसको हम थोड़ा समझ लें। सोचिए कि 12 लाल भृंगो बीटल्स का एक समूह है। वे हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, आपको रेड बीटल्स का एक समूह झाड़ियों में रहता हुआ दिख रहा है। अब इसमें वो हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहते हैं और लैंगिक प्रजनन द्वारा वो अपने पॉपुलेशन का ग्रोथ करते हैं। क्या कंडीशन हो सकते हैं कि सर्टेन स्पीशीज, सर्टेन वेरिड स्पीशीज यानी स्पीशिएशन इस बीटल में कैसे होते हैं, इस पर हम देख लें। आप एक फोटो में देख रहे हैं कि रेड बीटल्स हैं। पहले वाले फोटो पर हम आए, वो झाड़ियों में रहते हैं, यानी कि जो पत्ते हैं वो हरे रंग के हैं। अब हो सकता है कि कौआ जो है ये बीटल्स का शिकार करे। पहले कंडीशन में हम कौए को लेते हैं, वो इनका शिकार करते हैं। चूँकि हरी झाड़ियों में लाल आराम से दिखता है, तो लाल बीटल्स का शिकार ज़्यादा होता है। और इसमें एक आपको ब्लू बीटल्स दिखा, कैसे आया? तो जैसा कि हमने बात किया था, लैंगिक प्रजनन में कभी कभी डीएनए रेप्लिकेशन कॉपिंग के द्वारा सर्टेन म्यूटेशंस, सर्टेन इनएक्यूरेसीज हो जाती है। तो हो सकता है इन रेड बीटल्स में सर्टेन इनएक्यूरेसी से एक ब्लू बीटल आ गया हो। अब दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो ब्लू वाले बीटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हरे जो बीटल्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि झाड़ियों के रंग में ये समाहित हो जाते हैं और कौए लाल वाले बीटल्स का ज़्यादा शिकार करते हैं क्योंकि वो दिखता है। धीरे धीरे जो बीटल्स लाल रंग के थे उनकी संख्या कम होती चली जाती है और दूसरे वाले बीटल की संख्या बढ़ती चली जाती है। प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। जैसा कि बात मैंने पहले बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्टेन इनइक्वेरेसीज आ सकते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन कॉपिंग में। तो इस रेड बीटल्स की पॉपुलेशन में आपको एक हरे रंग का बीटल भी दिखाई देगा। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। तो अब ये चूंकि हरा रंग का है, तो ये आगे के जनरेशन में अपने हरे रंग को आगे बढ़ाता है। तो अब रेड आपने देखा, पहला जो कंडीशन है उसमें रेड बीटल्स की संख्या में कहीं एक जो ग्रीन कलर का बीटल्स है वो उभर कर आता है और धीरे धीरे ये ग्रीन कलर के जो बीटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। चूँकि इनका रंग ग्रीन है तो ये अपने आप को झाड़ियों की पत्ती में अपने रंग को छुपा कर रखते हैं और कौवे लाल कलर के बीटल का शिकार ज़्यादा अच्छे से करते हैं,
क्योंकि हरे रंग की झाड़ी में ये लाल बीटल ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो धीरे धीरे पहले कंडीशन में हम देखेंगे कि लाल वाले की संख्या कम होती चली जाती है और हरे रंग यानी नए स्पीशीज, इसी में नए रंग का जो बीटल है हरा रंग, उसकी संख्या बढ़ जाती है। ओरिजिनली ये कौन थे? रेड कलर बीटल्स, एंड नाउ the green color beetles, they are more in numbers rather than red one beetles. अब कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में हरे भृंग को नहीं देख पाते, अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा? हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता, जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो जैसा पहले जो कंडीशन है उसमें हमने बताया, रेड रंग के जो बीटल्स थे उनमें एक कहीं से कुछ चेंजेस होकर के ग्रीन कलर के बीटल आ जाते हैं और ग्रीन कलर के बीटल की संख्या बढ़ती है क्योंकि जो झाड़ियां हैं उसके पत्ते हरे हैं और इनका रंग भी हरा है। तो कौवा हरे रंग की जो बीटल है उसका शिकार नहीं कर पाता और लाल कलर का जो बीटल है वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो इसलिए लाल कलर के जो बीटल्स हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है और ग्रीन कलर के जो बीटल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। एंड दिस लीड्स टू स्पीशिएशन ऑफ अ न्यू वैरायटी ऑफ ग्रीन रंग जो है बीटल्स का उसका। आइए आगे बात करें। दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपना रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचानकर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है? समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भृंग हैं, परंतु अधिकतर भृंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें ये भृंग रहते थे। इससे बहुत से भृंग मारे जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं। इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसमें अधिकतर भृंग नीले हैं। दूसरे कंडीशन में आप ये देख सकते हैं, इनमें भी शुरुआती दौर जो है वो लाल कलर के बीटल्स का था और उसमें कहीं एक जो है वो हरे रंग का बीटल जो है उसकी उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे नीले रंग के जो बीटल्स हैं हरे रंग के, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं से हाथी आता है और उन झाड़ियों को रौंद कर चला जाता है। एंड बाय चांस जिन झाड़ियों को रौंदा गया उसमें लाल कलर के बीटल्स की संख्या ज़्यादा थी और जिससे वो उनकी मौत हो जाती है और इस तरीके से ब्लू जो हरे बीटल्स हैं वो बचते हैं और हरे बीटल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो हमने देखा पहले कंडीशन में भी ब्लू जो ग्रीन बीटल्स हैं उनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन वो किस कंडीशन में होती है कि कौवे के शिकार के द्वारा। सेकंड में हम देख रहे हैं इसमें भी ग्रीन कलर के बीटल्स की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें बाहरी यानी कि जो हाथी है उसके पैरों से रौंदाकर बहुत सारे रेड बीटल्स वो उनकी संख्या कम हो जाती है। तीसरा केस हम देखें कैसे रेड कलर के जो बीटल्स हैं उनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। मान लीजिए रेड कलर के जो बीटल्स हैं वो जिस झाड़ियों में रह रहे थे उनकी पत्तियां में कुछ बीमारी हो जाए और पत्तियों की संख्या कम हो जाए, तो बीटल्स का खाना क्या है? वो पत्तियां। तो उनकी धीरे धीरे पत्तियां कम होंगी तो बीटल्स का खाना भी कम होगा। तो इस तरीके से जो बीटल्स हैं वो धीरे धीरे कुपोषित यानी कि वो धीरे धीरे उनका वजन कम होता जाएगा। लेकिन क्या है, इसको हम स्पेशिएशन बोल सकते हैं। और सोचिए ज़रा, लेकिन जैसे ही उनको अच्छा खाना मिलेगा तो फिर वो पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे जो पहले थे। तो अगर हम ये बोले वेरिएशन यानी सडन डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं, सडन वेरिएशन इन डीएनए ड्यूरिंग डुप्लीकेशन, ये लीड्स टू स्पीशिएशन। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नए स्पीशीज की उत्पत्ति कैसे होती है। यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। यानी कि जब भी ये जीन्स में कुछ चेंजेस होंगे तभी वो वेरिएशन होगा, यानी चेंज इन जीन्स लीड्स टू वेरिएशन। तो और ये जैव विकास का आधार होता है। परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया था, यानी पहला स्पीसीज, पहला जो नए वैरायटी, पहला जो स्पेशिएशन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कौए द्वारा लाल बीटल्स को चूज किया गया था। इसीलिए लाल बीटल्स की संख्या कम और हरे रंग के बीटल्स की संख्या ज़्यादा थी। जितने अधिक कौए होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भृंगों का अनुपात संख्या बढ़ता जाएगा। अतः प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। यानी कि ये पहला जो चेंज है वो कौवे पे डिपेंड हो रहे थे। जितने ज़्यादा कौवे होंगे उतने ज़्यादा लाल भृंगों का शिकार होगा और उतनी ज़्यादा तब चूंकि उनकी उपस्थिति कम होती चली जाएगी तो जो हरे भृंग है वो उनकी संख्या ज़्यादा होती चली जाएगी। तो यह एक प्राकृतिक चयन का उदाहरण भी है। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में ये मात्र संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंग की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि दूसरा जो है वो रंग परिवर्तन के कारण नहीं बचा। पहला जो केस था चूंकि उसका रंग परिवर्तित हो गया था और वो झाड़ियों जो पत्तियां हैं झाड़ियों की उसके साथ उसका रंग मेल खा रहा था, इसीलिए वो जो हरे रंग का भृंग है उसके संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन दूसरे केस में ये मात्र संयोग था कि हाथी के पांव के नीचे जो वो रेड बीटल्स आ गए और उनकी संख्या कम हो गई और जो हरे भृंग है उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो इस कारण हरे भृंग की संख्या यानी नए स्पीसिएशन का जन्म हुआ। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो। यह आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। यानी कि कभी कभी छोटी दुर्घटनाएं भी जीन्स के कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स में चेंजेस ला सकते हैं जिससे नए स्पीशीज का जन्म हो जाता है। अब तीसरी स्थिति को देखिए। इसमें भृंग समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है, झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है, भृंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं, परिणामतः भृंग अल्प पोषित रह जाता है। भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई है। कुछ वर्षों बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा इस पर विचार कीजिए। तो ये जो तीसरा केस था ये क्या था, भोजन की उपलब्धता जब थी तो उनका जो भार था वो पर्याप्त मात्रा में था और जैसे ही भोजन अपर्याप्त मात्रा में होने लगी तो उनके जो भार है वो कम हो गया। क्या नए स्पीशीज का डेवलपमेंट हुआ? इसका उत्तर सोच के रखिएगा। आइए अब देखें लक्षण दो प्रकार के होते हैं, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। अर्जित लक्षण एक्वायर्ड ट्रेट्स वे लक्षण हैं जो जीव के जीवन काल के दौरान उसके पर्यावरण या अनुभवों के कारण विकसित होते हैं। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से नहीं जाते। यानी कि जब वो ह्यूमन बीइंग जिंदा है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे अनुभव या फिर पर्यावरण के कारण उसमें कुछ उसके स्वभाव में या उसके अंगों में कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन ये चेंजेस वो नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख ले। व्यायाम करने से मांसपेशियों का मजबूत होना, यानी कि अगर वो व्यायाम करता है तो वो स्वयं स्वस्थ रहेगा और ये ज़रूरी नहीं कि आगे वो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो ये जीन्स को वो पास ऑन करे। तो जैसे कुछ चीज़ें आप फिजिकल रूप से जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो आप उसको हम एक्वायर्ड ट्रेट में रखेंगे। सेकंड, पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि अगर एक डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा भी आनुवांशिक तौर पे डॉक्टर बने, उसे भी पढ़ाई करनी होगी। थर्ड, चोट लगने से निशान बनना, यानी कि अगर आपको चोट लगती है, निशान बनता है, तो ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। तो दीज ट्रेट्स आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स।
अब आनुवांशिक लक्षण इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात कर ली। वे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित होते हैं, ये लक्षण डीएनए के माध्यम से अगली पीढ़ी को मिलते हैं। उदाहरण आँखों का रंग, बालों का प्रकार, रक्त समूह, त्वचा का रंग, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे आँखों का रंग, बाल का कलर, रक्त समूह, त्वचा का रंग, ये सारे आनुवांशिक ट्रेट में आते हैं। अर्जित लक्षण पर्यावरण और अभ्यास से बदल सकते हैं, लेकिन आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रूप से बने रहते हैं। यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हैं वो आप पर्यावरण, अगर आप दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो चेंज हो सकता है। अभ्यास जैसे हमने एक्सरसाइज, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज करके उसे कम कर सकते हैं, ये सारे एक्वायर्ड ट्रेट्स में है। लेकिन आनुवांशिक लक्षण इनहेरिटेड ट्रेट्स वो हम अपने दादाजी, पिताजी, माताजी, ये सबों से हम लेकर आते हैं और पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जान ले। अर्जित अनुभव लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। आपको एक चूहा दिख रहा होगा जिसकी पूंछ सही सलामत है, दूसरा चूहा उसकी पूंछ कटी हुई है। अब ये क्यों है, कैसे है, क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। यदि हम पूंछ वाले चूहों का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहे तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहला हमने देखा कि हम जो भी उसके टेल को कट कर रहे हैं वो बाहरी, यानी पर्यावरण में चेंज है, वो बाहरी चेंज है। उसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं उसमें कहीं भी ये चेंजेस नहीं है, यानी क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स में कहीं भी ये बदलाव नहीं आया है। तो अगर चूहे की पूंछ कट जाए तो उसके बच्चों में पूंछ नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जाति उद्भव। स्पीसिएशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही पूर्वज से नई प्रजातियां विकसित होती हैं। यह जैव विकसित इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे पृथ्वी पर जैव विविधता बढ़ती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, टू सेपरेट स्पीशीज, फिर हाइब्रिड रिप्रोडक्शन और स्पीसिएशन। इसमें क्या होता है, एक ही पूर्वज से नई प्रजातियां, यानी अभी जो हमने देखा बीटल्स, और वेरिएशन, यानी कि कभी कभी इन्वायरमेंट और अंदर जीन्स में कुछ चेंजेस हैं जिसके कारण नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन एंड स्पीशिएशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। स्पीशिएशन के प्रकार, पहला है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। जब किसी प्रजाति की आबादी किसी भौगोलिक बाधा जैसे नदी, पहाड़, रेगिस्तान के कारण विभाजित हो जाती है तो समय के साथ वे अलग अलग विकसित होकर नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं। यानी एक ही स्पीशीज, लेकिन फिजिकल बैरियर, यानी कि पहाड़ नदी से अलग हो जाए तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ के जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसा डेवलप हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में डार्विन के फिंच पक्षी जो गैलापागोस द्वीप समूह में विभिन्न द्वीपों पर अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए, यानी उनके पूर्वज ये एक थे, लेकिन भौगोलिक बाधा, यानी कि अगर सेम ही स्पीशीज अगर ट्रैवल करके दूसरे जगह चली जाती है तो नदी, पहाड़, रेगिस्तान, तो जहाँ वो जाएंगे वहाँ जैसे उनको मिलेगा हैबिटेट, वो वैसे डेवलप हो जाते हैं। तो फिजिकल बाधा, भौगोलिक बाधा से जो नए स्पीशीज का ओरिजिनेशन होता है उसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, जब किसी प्रजाति के भीतर ही आनुवांशिक या व्यवहारगत परिवर्तन के कारण नई प्रजाति का निर्माण होता है बिना किसी भौगोलिक विभाजन के। जैसे अगर अंदर ही कुछ चेंज हो जाए शरीर में, जीन्स में, तो वो एक नए स्पीशीज का जन्म देता है। दे आर कॉल्ड एज सिम्पैट्रिक स्पीशीज। उदाहरण, कुछ मछलियों के विभिन्न भोजन स्रोतों के कारण नई प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा एलोपैट्रिक, न्यू स्पीशीज ओरिजिन होंगे ड्यू टू भौगोलिक चेंजेस, फिजिकल बैरियर्स के कारण। सेकेंड सिम्पैट्रिक, यानी अंदर कुछ जीन्स में चेंजेस हो जाए, दैट इज नोन एज सिम्पैट्रिक। आगे बढ़ते हैं। पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन, जब मुख्य आबादी से एक छोटी आबादी अलग होकर नए वातावरण में विकसित होती है और नई प्रजाति का निर्माण करती है। यह एलोपैट्रिक स्पेशिएशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें छोटी आबादी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत छोटी सी पॉपुलेशन अगर कहीं किसी दूर जगह चले जाए, ये फिजिकल बैरियर भी हो सकता है या
एनी एनी काइंड ऑफ बैरियर, तो उसमें जहाँ वो जाती हैं नए हैबिटेट के अनुसार जब वो सेट करती हैं तो उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, उनके शरीर, उनके जो जीन्स हैं उसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं और नए स्पीशीज़ का जन्म होता है। लेकिन ये जो स्पीशीज़ फॉर्मेशन है इसमें इस छोटे समूह का बहुत बड़ा रोल होता है। पैरापैट्रिक, जब किसी प्रजाति की आबादी एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है और अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण वे धीरे धीरे अलग प्रजातियों में बदल जाती हैं। उदाहरण, घास की कुछ प्रजातियां जो प्रदूषण से प्रभावित और अप्रभावित होती हैं। जैसे अगर एक आबादी है वो बहुत बड़े जगह फैली हुई है, तो हो सकता है कि अलग अलग जगह उस बड़े क्षेत्र में कुछ जग ट्रैवल करने के बाद ही आपको लगेगा कि चेंजेस हो जाती हैं इन्वायरमेंट में, तो इससे भी नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ घास है जो जिनमें आप ये चेंजेस देख सकते हैं। विकास एवं वर्गीकरण, अभी तक हमने जो भी पढ़ा थोड़ा सा उसको सेल्फ असेसमेंट कर ले। विकास, इवोल्यूशन क्या है? विकास एक जैविक प्रक्रिया है जिसके तहत जीवों की संरचना और गुणों में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक बदलावों के कारण होता है। तो सबसे पहले जैविक प्रक्रिया है, यानी कि जीवों का इसमें रोल है, और इसके तहत जीवों की संरचना और गुणों, यानी कि उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो डिज़ाइन है और जो गुण है, यानी जो ट्रेट्स हैं, उसमें समय समय पे बदलाव आता रहता है और परिवर्तन। ये परिवर्तन या तो नेचुरल सिलेक्शन, जैसे हमने बीटल्स में देखा था कौवे वाले एग्जाम्पल से, या आनुवांशिक बदलाव, जेनेटिक चेंजेस, यानी अंदर कुछ चेंजेस आ जाए तो उससे भी हो सकता है। तो यानी कि जो भी सम चेंजेस जिसके कारण जेनेटिक चेंजेस दैट लीड्स टू इवोल्यूशन, है ना। तो उससे क्या होता है, अच्छा इसमें प्रगति भी होती है, कभी कभी चेंजेस जो होते हैं उससे प्रगति भी होती है, कभी कभी आप इसको प्रगति के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। थोड़ी इस पर बातें कर ले। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। जीवों के लक्षण उनके पूर्वजों से मिलते हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें, आज जैसे हम कहते हैं ना कि बंदर, चिंपांजी, ये सब हमारे कभी साथ ही रहे थे, है ना। यानी कि आप एक जैसे जो रहते हैं, जो भी आज आप हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं उनसे मिलता जुलता आपका लक्षण रहेगा। लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव होते रहते हैं। और जैसे विकास में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, प्राकृतिक चयन और वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता भी विकास का ही एक परिणाम है। अब हम बात करें म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और वातावरण। जैसे आज हम होमो सेपियंस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे तो ये जो है बहुत सालों साल के बाद आज होमो सेपियंस इस रूप में है ना। तो म्यूटेशन यानी कि सडन चेंजेस, कभी ये अच्छे चेंज भी होते हैं, कभी ये बुरे चेंज भी होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति जो थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, नेचुरल सिलेक्शन उनका होता है जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन, उन्होंने ये बात कहा था, जो पहले भी हम क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं, कि नेचर उनको सेलेक्ट करती है जो वेरिएशन की अडेप्टेबिलिटी रखते हैं। उदाहरण के लिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, कीटों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना, घोड़े के पैर और दांतों का विकास, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स हैं इवोल्यूशन धीरे धीरे, है ना। जैसे पहले मतलब ये अभी माना जाता है कि जिराफ जो थे उनके जो गर्दन थे वो छोटे थे, लेकिन चूंकि वहाँ पर जो पेड़ है वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उनको पत्तियों को खाने के लिए गर्दन ऊंची होनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे उनके ये चेंजेस हो गया और गर्दन जो है वो अब उनकी लंबी हो गई। एक और, डिटॉल के विज्ञापन आप हमेशा देखते रहेंगे, वहाँ पे रखते हैं 99.9%, 1% वो कभी 100% नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये जो बैक्टीरिया है उसमें से एक बैक्टीरिया ऐसा होगा, 1% बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ये डिटॉल से भी रेजिस्टेंट होता है। यानी कि आपको हर स्पीशीज़ में कुछ प्रतिशत ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे, वो जीवाणु, कीटाणु किसी भी फॉर्म में आप ले लें, जो कोई भी चेंजेस को अडाप्ट कर सकते हैं और वो टफेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होते हैं, उनके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसीलिए लाइफ बॉय डिटॉल में कहीं भी देखिए 99.9%। तो जब भी ये देखिएगा, ये सुनिएगा, समझिएगा, तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो रेजिस्टेंट है इतने पावरफुल केमिकल्स को लेकर के भी। चलिए, आज की कक्षा को हम यहीं तक रहने दें। होप आज की बात आपको समझ में आई होगी।
आगे हम जैव विकास की जो प्रक्रिया है उसकी समझ को जारी रखेंगे अगली कक्षा में।